जो इंसान आपसे ऊपर है, जो आपसे बड़ा है, सुपीरियर है, फिर चाहे वो वर्क प्लेस में हो या कहीं पे भी हो, उसको ये फील मत होने दो कि आप उनका सबसे बड़ा कंपटीशन हो। अगर आपको गेम में बने रहना है तो सामने वाले को ये फील मत होने दो कि उनसे ज्यादा आप जानते हो, उनसे ज्यादा आप टैलेंटेड हो, उनसे ज्यादा चीजों का नॉलेज आपको है, आपको जो पता है, जो चीज आपके पास में है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये फील मत होने दो। इनफैक्ट आप अपना टैलेंट को यूज करो सामने वाले को, जो आपका बॉस है, जो आपसे बड़ा है, उसको ज्यादा इंटेलिजेंट फील करवाने में, सामने वालों को इंटेलिजेंट फील करवाने में। आज मैं बताता हूँ कि चालाकी से गेम कैसे खेलते हैं। अपने से ऊपर वालों को फील करवाओ आप ज्यादा होशियार हो, हम क्या है, हम तो फकीर है। क्या आपको पता है कि आप अगर हद से ज्यादा अपने टैलेंट को शो करने लग जाओगे तो आपके करियर में बहुत अच्छा करो आप, इसके चांसेस बढ़ने के बजाय होगा ये कि लोग आपसे डरने लग जाएंगे, लोग आपसे इनसिक्योर फील करेंगे, आपसे लोगों को खतरा फील होगा, लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जेलेसी बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा, पर पूरी तरह से सही नहीं है ये जेलेसी बोलना। हर इंसान में ये डर होता ही है कि मुझे दबा ना दे, ये मेरे पे भारी ना पड़ जाए, ये मेरे सर पे ना चढ़ जाए। बात को अच्छे से समझने के लिए, विश्वास को और गहरा बनाने के लिए कि वाकई में ये काम करता है या नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाने वाला हूँ कि कैसे ये बहुत इफेक्टिव चीज है। आपको पता लगेगा कि वाकई में जो मैं बता रहा हूँ वो कितनी इफेक्टिव बात है। ये वीडियो मिस मत करना कुल मित्र पर। इतनी बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस में 10 में से एक बार करता हूँ, तो ये वीडियो आपसे बिल्कुल मिस होनी ही नहीं चाहिए। 10-15 में से एक वीडियो ऐसी आती ही है कुल मित्र पे जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, उनमें से ये वीडियो एक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा अटेंशन की जरूरत है। टाइम पास या फन वाला कंटेंट ये नहीं है, दिमाग के तार खोल देने वाला ये कंटेंट है। सो अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो है 48 लॉज ऑफ पावर बुक का एक लॉ। इस बुक के और भी लॉज में कुल मित्र यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अगर आप भी बुक रीडिंग करके अपनी समझ को, अपनी चालाकी को, अपनी होशियारी को बढ़ाना चाहते हो, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हो, अपना इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी बुक रीडिंग करनी ही चाहिए। पर अब गुड न्यूज ये है कि आप ऑडियो बुक्स सुनकर भी आप पूरी बुक को समझ सकते हो, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन है कुकू एफएम। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर फेमस बुक जैसे कि चाणक्य इन डेली लाइफ, पावर ऑफ फोकस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसी 1000 पावरफुल बुक्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस में जितने में आपको एक किताब मिलती है। नया साल नया बदलाव बाय कुकू एफएम। आप काम करते वक्त, जिम करते वक्त, खाना खाते वक्त, दूसरा कोई भी काम कर रहे हो, तब भी आप अपनी लर्निंग को जारी रख सकते हो। कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जो केवल 1 जैन तक ही रहेगा। अभी जाओ, ये लो कूपन कोड NY50 थैंक्स मी लेटर, 50% ऑफ हो जाएंगे जैसे ही आप NY50 कूपन कोड को एंटर करोगे। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। निकोलस फुके फ्रांस के किंग लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे और काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थे फाइनेंस हैंडल करने के मामले में। उनके अंडर में, उनकी वजह से फ्रांस में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फुके, ये राजा के काफी क्लोज मिनिस्टर्स में से एक थे। अब आगे हुआ क्या ये सुनो। जब 1661 में प्राइम मिनिस्टर जूल्स मर्जिन की डेथ हुई तो निकोलस फुके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी ये उम्मीद जगी अब अगला प्राइम मिनिस्टर उन्हें ही बनाया जाएगा। बट राजा ने क्या किया, राजा ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही अबॉलिश कर दी, हटा दी कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। क्योंकि राजा को डर था कि ये जो फाइनेंस वाला बंदा है ना, ये प्राइम मिनिस्टर अगर बन गया तो वोट लगा देगा, ये सर पे चढ़ जाएगा। और भी बहुत सी चीजें ऐसी होने लगी जब फाइनेंस मिनिस्टर को लगने लगा कि यार किंग की नजरों में उसकी रेपुटेशन कम होती जा रही है। तो निकोलस को लगा कि यार अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए कुछ किया जाए। तो किंग को खुश करने के लिए, अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करी किंग को ट्रिब्यूट देने के लिए। और आसपास के जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे, साइंस के, आर्ट के, ड्रामा के, सारे फील्ड के अच्छे लोगों को इन्वाइट किया गया। कई तरह की ओरिएंटेड विदेशी डिशेस बनाई गई जो फ्रांस में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। इस ओकेजन के लिए स्पेशली ड्रामा भी लिखा गया, परफॉर्म किया गया, ग्रैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी हुई। जितनी भी ग्रेट माइंड्स इस फंक्शन में आए थे वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की ही तारीफ किए जा रहे थे कि ऐसा ग्रैंड अरेंजमेंट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। सब जगह बस फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ हो रही थी और राजा देख रहा था। अगले ही दिन किंग के खास आदमी हेड मस्किटियर एक भारी सिपाही को भेजा गया, इसका नाम था दातन्या। इसने आकर फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके को अरेस्ट कर लिया देश का खजाने से चोरी करने के लिए। और जिस चोरी के चार्जेस निकोलस पर लगाए गए थे उनमें से मोस्टली सारी की सारी खुद किंग के कहने पर उसने करी थी। सारे चार्जेस में फाइनेंस मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया और उसे माउंट पेरिनिस पर अपनी लाइफ के 20 साल वही आइसोलेशन में काटने पड़े।
20 साल बर्बाद हुए इस फाइनेंस मिनिस्टर के सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने राजा के सामने होशियारी दिखा दी। पहले तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अबॉलिश कर दी ताकि कोई प्राइम मिनिस्टर बन ही ना पाए। उसके बाद में फिर से राजा को डर लगा कि यार ये फाइनेंस मिनिस्टर भारी न पड़ जाए, तो इस फाइनेंस मिनिस्टर को 20 साल के लिए कैद कर दिया गया। इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत इंटेलिजेंट साउंड कर रहा था। अब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की गलती क्या थी? यही कि उसने अपनी कैपेबिलिटीज को शो करने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए किंग को फीका दिखा दिया। लुइस 14 एक एरोगेंट, एक घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड किंग था। उसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि उसके सामने उसकी तारीफ ना होकर के उसके मिनिस्टर की तारीफ हो रही है। फिर निकोलस फुके को फाइनेंस मिनिस्टर से भी रिप्लेस करके, मतलब अब फाइनेंस मिनिस्टर से भी हटा करके जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, जो फ्रेंच में अपनी कंजूसी के लिए बहुत फेमस था और कभी दिखावटी और बड़े खर्चे नहीं करता था। निकोलस सजा काटने के बाद में जो था वो भी गया। गलती निकोलस से सिर्फ ये हो गई थी कि उसने पार्टी में अपना आप को बहुत बड़ा दिखा दिया, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने कनेक्शंस इतने दिखा दिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा दिखा दी कि वो कितना भारी आदमी है, वो कितना एबल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ये बहुत ज्यादा दिखा दिया था। उसने अपनी शक्ति का इतना ज्यादा प्रदर्शन कर लिया था राजा के सामने कि राजा शॉक्ड हो गया था देख करके और इनसिक्योर फील करने लग गया था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो नेक्स्ट ये मेरे थ्रोन पे चढ़ जाएगा, ये मेरे सिंहासन पे चढ़ जाएगा, ये मेरे पे भारी पड़ सकता है। इसलिए किंग ने वही किया जो एक समझदार किंग करता। किंग की कोई गलती नहीं थी वहां पे, वो बस अपने आप को सेव कर रहा था। गलत वो होशियारी करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने कुछ ज्यादा ही परफॉर्म कर लिया था। ज्यादा होशियारी दिखाने का ये नुकसान हुआ। अब आपको बताता हूँ कि गैलीलियो ने यहाँ पे क्या किया। गैलीलियो ने कितना अच्छा गेम खेला ये सुनो आप, इन्होंने कितना सही काम करा। 60s के इटालियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो के बारे में हम सबने पढ़ रखा है, सुन रखा है, साइंस की बुक्स में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है इनके बारे में। पता है गैलीलियो जैसे जीनियस को भी सरवाइव करने के लिए, अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए इन बड़े बड़े राजा और रूलिंग फैमिलीज से सपोर्ट की जरूरत होती थी, और वो सपोर्ट तभी मिलता था जब राजा और फैमिलीज को खुश किया जाता था। गैलीलियो क्या गिफ्ट देते थे? वो राजा को खुश करने के लिए क्या करते थे? गैलीलियो अपनी हर नई डिस्कवरी, जो इनकी डिस्कवरी होती थी वो, और जो इनकी खोज होती थी, जो भी इनकी इन्वेंशंस होती थी, वो रूलर्स यानी कि जो रूल करने वाले थे उनको और किंग्स की फैमिली को डेडिकेट करते थे। जैसे कोई म्यूजिशियन सॉन्ग डेडिकेट करते थे कि ये गाना तुम्हारे नाम, क्योंकि इन राजा महाराजा को साइंस और उसके डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें तो बस ये चाहिए था कि उनको कोई इंपॉर्टेंट फील करवाए, बड़ा फील करवाए, और गैलीलियो करवाते थे इंपॉर्टेंट फील, तो वो बच गए। गैलीलियो ने वहां पे होशियारी नहीं करी कि मैं कितना जीनियस हूँ। जैसे एक बार गैलीलियो ने मिलिट्री कंपास की खोज की जो उन्होंने प्रिंस ऑफ गोंजालो को डेडिकेट किया था, और कंपास के यूजर मैनुअल वाली बुक को मेडिसिन को डेडिकेट किया था, जो इटालियन फैमिली के बैंकर्स और बिजनेसमैन थे। और इस तरह होता क्या था कि उनको और ज्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते और रूल करने वाले जो होते थे वो खुश होकर गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई भी कैश नहीं देता था, पैसा नहीं देता था। अभी भी लाइफ बहुत ही इनसिक्योर और डिपेंडेंट थी। गैलीलियो अभी भी बहुत डरे हुए थे कि इनको इतना कुछ डेडिकेट कर दिया लेकिन अभी भी काफी नहीं है दिल जीतने के लिए। फिर भी उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया। अब गैलीलियो ने यहाँ पे क्या किया वो सुनो। गैलीलियो की लेटेस्ट डिस्कवरी थी जुपिटर के 4 नेचुरल सैटेलाइट्स डिस्कवर करने की। इन्होंने 4 नेचुरल सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की जो किसी एक ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उसकी खोज की। बट क्योंकि उन्हें हर डिस्कवरी के लिए रॉयल फैमिलीज से गिफ्ट ही मिलते थे और कोई कैश देता नहीं था, पैसे देते नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी डिस्कवरी 2-3 रॉयल फैमिलीज को डेडिकेट करने के बजाय एक ही फैमिली को डेडिकेट करेंगे। वो थी मेडिसी फैमिली। मेडिसी फैमिली को गैलीलियो ने इसलिए चुना क्योंकि इस राजवंश या फैमिली के पहले राजा कॉसिमो I ने अपने राज में जुपिटर प्लेनेट को ही उसके किंगडम का सिंबल बना दिया था। मतलब बैंकिंग, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर जगह मेडिसी फैमिली का ऑफिशियल लोगो जुपिटर प्लेनेट का साइन ही बना दिया गया था पहले से। और गैलीलियो ने जुपिटर के ही नेचुरल सैटेलाइट्स की खोज की, तो गैलीलियो को लगा कि यार ये बड़ा भयंकर गिफ्ट हो सकता है, जिस गिफ्ट को देने के बाद में बदले में मुझे बहुत बड़ा कुछ मिल सकता है, इनको इस चीज से बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं। तो जब गैलीलियो ने ये जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की तो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी डिस्कवरी इसी मेडिसी फैमिली को डेडिकेट करूंगा, तो किंग ज्यादा खुश होगा। और गैलीलियो ने एक इमेजिनरी स्टोरी भी बनाई कि कैसे जुपिटर और उसके नेचुरल सैटेलाइट से मेडिसी फैमिली के मेंबर्स कनेक्टेड है। और उन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में मेडिसी फैमिली का स्वागत करते हुए